जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी फिर सॉलिड डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। उसी लेक्चर में हमारे शामिल उसी के साथ आपने ऐड करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास सॉलिड में पहले आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला हमारे पास आता है कि आयोनिक सॉलिड आर करेक्टराइज्ड बाय। 4 पॉइंट्स हैं, हम कैसे उनको करेक्टराइज करते होते हैं। पहला हमारे पास लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, आयोनिक सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, गलत है पहला। दूसरा गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, नहीं, तो वो कंडक्टिविटी करते ही नहीं सॉलिड स्टेट में। थर्ड वन हाई वेपर प्रेशर, कह सकते हैं। फोर्थ वन सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, बिल्कुल ठीक। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं, ये बेस्ट सूटेबल आंसर है इसका, डी ऑप्शन। अच्छा, सेकंड अमार्फस सॉलिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, तो उनके तो नहीं होते, वो तो क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी है। अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद नाइफ, बिल्कुल नहीं। सी हैव परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम, बिल्कुल नहीं। कैन पोजेस स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम, जिनको आप लोग क्रिस्टल लैटिस कहा करते थे, बिल्कुल ऑप्शन डी। तो अमार्फस सॉलिड वो होते हैं जिनके अंदर स्मॉल रीजन होते हैं, जिनको आप लोग क्रिस्टल लैटिस कहा करते थे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, हमने बातें पढ़ी हुई हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन ड्राई आइस फॉर्म दी। CO2 जब ड्राई आइस में जाती है तो क्या बनती है। बेटा ड्राई आइस कहते होते हैं, जैसे CO2 को आप लोग सॉलिड फॉर्म जो है ना उसको ड्राई आइस कहते होते हैं। जैसे वाटर के सॉलिड फॉर्म को आप लोग आइस कहते हो ना, वैसे ही CO2 की सॉलिड फॉर्म को ड्राई आइस कहते हैं। तो कहते हैं जब वो ड्राई आइस बनती है तो फिर वो कैसे बनती है। आयनिक क्रिस्टल से बनती है, नहीं। CO2 तो हमारे पास आयनिक सब्सटेंस नहीं है। कोवलेंट क्रिस्टल, नहीं, कोवलेंट क्रिस्टल में तो हमारे पास एटम मिलकर बनाते होते हैं यूनिट सेल। CO2 तो मॉलिक्यूल है। सी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, बिल्कुल सही। देखो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में हमारे पास क्या होता है, जो पार्टिकल्स मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसी बात है ना। CO2 में बेटा हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो CO2 होता है। ये CO2 है, ये भी CO2 है, ये भी CO2 है, ये भी CO2 है, ठीक है। अब अगर सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो कोई मॉलिक्यूल, CO2 मेरे पास मॉलिक्यूल है ना, एटम तो नहीं है ना। अगर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हों तो उस तरह के सॉलिड को हम लोग फिर बोला करते थे दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर हो गया, ऑप्शन सी। आगे फोर्थ वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड मतलब प्योर सॉलिड नहीं कहते उसको बेटा। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना सिर्फ उन्हीं को प्योर सॉलिड कहा जाता है। अमार्फस सॉलिड को ऑलमोस्ट सब को ही या तो सुपर कूल लिक्विड कहते हैं या उनको सूडो सॉलिड ही कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, CF2 दैट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। ग्लास, हाँ, ग्लास को सिंपली बात है हम लोग इसको सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं, इसको सूडो सॉलिड भी कहते थे। क्यों कहते हैं हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसको। NaCl क्रिस्टल है, ऑल तो नहीं हो सकता। बी ग्लास, ग्लास को बेटा सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं, इसको सूडो सॉलिड भी कहते थे। क्यों कहते होते हैं सुनो। लिक्विड और सॉलिड जब आपने बचपन में 9-10 में पढ़े होंगे उसमें आपने एक बात देखी होगी कि आप ऐसे डिफाइन करते थे, लिक्विड और दो सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो विच हैव अनऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल। ऐसी फेज, ऐसी स्टेट मैटर जिसमें एटम आयन मॉलिक्यूल ऑर्डरली अरेंजमेंट ना हो उनकी, हम उनको लिक्विड कहते हैं। और सॉलिड में आप लोग कहते थे वो चीज़ें जिनमें एटम रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो या टाइटली पैक हो। तो जो अमार्फस है देखो उनमें जो अरेंजमेंट होती है बिल्कुल लिक्विड की तरह होती है। जैसे लिक्विड में बस फ़र्क क्या होता है अमार्फस में लिक्विड में, कि अमार्फस में टाइट होते हैं, मूव नहीं कर पाते, लिक्विड में मूव कर पाते हैं, टाइट नहीं होते। लेकिन अरेंजमेंट बिल्कुल सेम, अरेंजमेंट लिक्विड की अमार्फस की बिल्कुल सेम होती है, इसलिए उनको सूडो सॉलिड भी कहा जाता है। ग्लास उसकी एग्जाम्पल है। आगे पांचवा, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर। क्यों बैड कंडक्टर था बेटा, सिंपल, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे। देखो ऑप्शन कोई है ऐसा इसमें, it has tight structure, has tight density, there are no free electron present in crystal of diamond to conduct electricity, option C। क्लियर। अच्छा, ये MCQs थे। आगे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। पहली, इन अ क्रिस्टल लैटिस द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर टू ईच एटम इज कॉल्ड दी, क्या सब्सटेंस कहा जाता है। देखो इधर सारे Na था, उसके इर्द गिर्द जो दूसरे एटम होते थे आप लोग इसके नंबर को क्या कहा करते थे। आपको याद हो मैं क्लास के सेंटर में खड़ा हुआ था तो मैंने कहा था मेरा सर कह लो आप लोग सोडियम है और उसको 6 क्लोरीन राउंड कर रहे हैं। जितने भी क्लोरीन राउंड करते हैं वो जो नंबर होता क्लोरीन का, उस नंबर को हम लोग बेटा बोलते थे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उन्होंने ये पूछा है कि जो नंबर होता है नियरेस्ट नेबरर टू ईच एटम इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर, बेटा कहते हैं इसको कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। अच्छा आगे, देर आर डैश ब्रेविस लैटिस, ये आपने नहीं पढ़े,
ये बेटा 14 होते हैं। जब आप मैं फिजिकल क्लास ही मैं बताऊँगा कभी लेकिन आप लोगों ने पढ़े नहीं ये वाले, बस लिख लो इतना कि मेरे पास देयर आर 14 ब्रेविस लैटिस। आगे अ सूडो सॉलिड इज रिगार्डेड एज डैश लिक्विड, मैंने अभी बताया था ऊपर, दैट इज आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट बिल्कुल लिक्विड की तरह होती है। ग्लास में बिगिन टू क्रिस्टलाइज्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डैश, ये भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा। ग्लास में बिगिन टू क्रिस्टलाइज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, वैसे इस प्रोसेस को बेटा हम लोग अनीलिंग कहते होते हैं। अनीलिंग वो प्रोसेस है जिसमें वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता होता है। अच्छा, आगे पांचवा, ये आपने दोनों नहीं पढ़े हुए, एक तो सुपर कूल लिक्विड नहीं पढ़ा आपने, ब्रेसलेटिस नहीं पढ़ा, लैटिस नहीं पढ़ा, अनीलिंग वाला नहीं पढ़ा। लो कभी मिले हम लोग फिजिकल तो इंशाल्लाह बताऊंगा, मुझे पूछिएगा आप लोगों को, या सुबह अगर ना क्लियर मुझे बताइए तो मैं बता दूँ, जब मिलेंगे तो हम तब आपको बताऊँगा क्लियरली। अच्छा, आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच एग्जिबिट द सेम डैश इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड डैश। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी। यहाँ पे सेम की बात है तो यहाँ पे डाल दो प्रॉपर्टीज पीपीटीज, इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक सॉलिड। ठीक है, तो हमने ये बात पढ़ी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे जिनमें जिनकी प्रॉपर्टीज़ अगर थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम हो, किसी भी डायरेक्शन में अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ को मेजर किया जाए, अगर वो प्रॉपर्टी सेम हो तो हम उन सॉलिड को बोलते थे आइसोट्रॉपिक सॉलिड। तो हम यहाँ बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच एग्जिबिट द सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक सॉलिड। क्लियर। आगे द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द डैश ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। अगर आपको याद हो यूनिट सेल तो हमने बात की थी डायमेंशंस की। डायमेंशंस जो थी ना हमारे पास, तीन लेंथ्स थी, तीन एजेस थी, सॉरी तीन एजेस थी, तीन एंगल्स थे, हमने उनको सेल डायमेंशन कहा था। तो आप वहाँ पे बोल दो क्रिस्टलोग्राफी वही थी ना, जिसमें हम लोग एक्सरे के जरिए सेल के डायमेंशंस को मेजर किया करते थे। तो यहाँ पर डायमेंशंस आएगा, तो जिसमें साइंस डील विद द डायमेंशंस ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड द क्रिस्टलोग्राफी। अच्छा, आगे हमारे पास आता है इंडिकेट ट्रू और फॉल्स। देयर आर 5 पैरामीटर इन द यूनिट डायमेंशन ऑफ अ क्रिस्टल। नहीं यार 6 थे ना, तीन एजिस थी ए बी सी और तीन हमारे पास एंगल थे अल्फा बीटा के। पहला फॉल्स है बेटा। दूसरा, आयनिक क्रिस्टल आर वेरी हार्ड हैविंग वोलेटिल लो वोलेटिलिटी एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, आयनिक क्रिस्टल के मेल्टिंग पॉइंट बेटा इंतहाई ज़्यादा हुआ करते थे, अगर आपको याद हो तो। अच्छा जी, आगे थर्ड वन, द वैल्यूज़ ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ द आयनिक सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ आयन। बिल्कुल ठीक, लैटिस एनर्जी जो होती है वो आयनिक साइज पे डिपेंड करती है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक टेबल में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, बिल्कुल ठीक बात है ये। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड बैंड थ्योरी। बिल्कुल ठीक है, इसमें हमारे पास बैंड बनते हैं डिफरेंट एनर्जी के, ये भी बात ठीक है। आयनिक सॉलिड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ मोल्टन स्टेट। ठीक है, वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में नहीं होते थे, मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि उनके आयन फ्री होते हैं मुल्कों में। हाँ बस ठीक है, इतने ही हमारे पास ट्रू फॉल्स। आगे हमारे पास नंबर 4, what are ionic solid, what are solids, give general properties of solid, how do you differentiate between crystalline solid and amorphous solid। सॉलिड क्या होते हैं हमने डिस्कस किया था बड़ा तरीके के साथ, उनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज थी 9, हमने वो भी डिस्कस की थी। 9 मतलब नहीं थी, हमने 9 बनाई थी, उसकी ज़बरदस्ती डिस्कस हमने की हुई है वो वाली। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ये जो दो टाइप सॉलिड की थी हमने ये भी डिस्कस की थी, रिपीट करनी नहीं इनको। अच्छा, आगे एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, गिव 3 एग्जांपल ऑफ ईच केस। नीचे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं सॉलिड की, आपने सब डिस्कस करनी है विद एग्जांपल्स। पहली हमारे पास आ जाती है एन आइसोट्रॉपी। थोड़ा सा दिमाग को फोकस डालो, हमने डिस्कस किया हुआ है 10 जो प्रॉपर्टी थी ना हमारे पास 10, उसमें हम लोगों ने एन आइसोट्रॉपी भी डिस्कस की है। सिंपल क्या था कि अगर डिफरेंट डायरेक्शन है तो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती थी। एन आइसोट्रॉपी किस चीज़ को कहते होते हैं कि अगर डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो सॉलिड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, इस चीज़ को हम लोग बोलते थे एन आइसोट्रॉपी, हमने डिस्कस की हुई है। क्लीवेज हमने ये भी डिस्कस किया था, क्रिस्टल के बारे में अगर आपको याद हो तो उनके अंदर डेफिनेट प्लेन होते हैं जहाँ पे वो क्लीव करते होते हैं। हैबिट ऑफ क्रिस्टल हमने ये भी डिस्कस किया था।
हैबिट चेंज कर दी जाए तो क्रिस्टल की मीडिया चेंज कर दिया जाए तो हैबिट चेंज हो जाती थी। मीडिया सेम है, कंडीशन सेम है, तो उसकी हैबिट भी सेम होगी, शेप भी सेम होगी। अगर आइसोमॉर्फिज्म, दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन उनकी क्रिस्टल सेम है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही कंपाउंड है, एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करता है, हमने डिस्कस किया हुआ है। ट्रांजिशन टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करती है, डिस्कस किया हुआ है। सिमेट्री, 360 डिग्री तक एक एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट करवाया जाए तो वो अपनी फेसिस और एजेस को अगर रिपीट करता है, सो दैट इज सिमेट्री। ठीक है, ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल, सब कुछ हमने डिस्कस किया बेटा, आठों के आठों पॉइंट हमने डिस्कस किए हुए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर। ठीक है, एक बार आपको रीड करना है आगे। हाउ पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉपी आर रिलेटेड टू ईच अदर, गिव एग्जांपल। सिंपल हमने बात की थी, पॉलीमॉर्फिज्म अगर कोई कंपाउंड एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, और एलोट्रॉपी अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम चूँकि क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करनी है। ठीक है, एग्जांपल भी हमने डिस्कस की थी। आगे डिफाइन यूनिट सेल, हमने यूनिट सेल डिस्कस किया हुआ है। व्हाट आर यूनिट सेल डायमेंशन, 3 एजेस थी ABC, 3 एंगल थे अल्फा बीटा गामा। हाउ द आइडिया ऑफ क्रिस्टल लैटिस डेवलप फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ यूनिट सेल, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे एक क्रिस्टल लैटिस बनता होता है यूनिट सेल के लिए, डिस्कस हमने किया यूनिट सेल के टॉपिक में। आगे एक्सप्लेन 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड ड्रॉ द शेप ऑफ द यूनिट सेल, हमने सातों के सातों डिस्कस किए थे विद एग्जांपल्स। अच्छा आगे, व्हाट आर आयनिक सॉलिड, गिव देयर प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, sketch a model to justify the unit cell of NaCl has 4 फार्मूला यूनिट इन इट। बिल्कुल ठीक है, हमने डिस्कस NaCl का, अगर आपको याद हो तो हमने वो भी डिस्कस किया है। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी थ्योरी की हमने सब डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, आगे वाट कोल्ड सॉलिड हमने ये भी डिस्कस किए हुए हैं। वाट आर मर्कुरी सॉलिड, ये भी डिस्कस्ड है। गिव डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मेटालिक सॉलिड बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये भी डिस्कस किए हुए हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, हमने ये ऑनलाइन पर डिस्कस किया था, ये वाला लास्ट लेक्चर में। हेक्सागोनल पैकिंग की भी डिस्कस की हुई है। आगे 9 क्वेश्चन, क्रिस्टल ऑफ साल्ट फ्रैक्चर इजीली बट मेटल आर डिफॉर्म अंडर स्ट्रेस विदाउट फ्रैक्चरिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंस। अगर आपको याद हो साल्ट के बारे में मैंने ड्रा किया था बोर्ड पे कि साल्ट जो भी होते हैं उनमें आयंस होते हैं डिफरेंट अल्टरनेट पोजीशन पे के ऊपर लेयर बनी होती है। जब आप थोड़ा सा बेंड करते हो ना तो वो सेम चार्जेस जो होते हैं आमने सामने आ जाते हैं, तो वो रिपेल करने की वजह से उनकी लेयर एकदम से सेपरेट हो जाती है। हम बोलते हैं कि वो ब्रिटल है फ्रैक्चर करके, लेकिन मेटल में ऐसा केस नहीं होता। डिस्कस हमने ये भी किया हुआ है। अच्छा आगे जी, आगे 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द केटाइन इन NaCl स्ट्रक्चर एंड Cl से। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा बोलते होते हैं नंबर ऑफ ऑपोजिट आयन। इस केस के वैसे डेफिनेशन इसकी और होती है, लेकिन इस केस में नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस सराउंडिंग दी, केटाइन की बात की जाए, एक आयन को ऑपोजिट आयन कितने सराउंड कर रहे हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब अगर एक Na पॉजिटिव है तो उसको कितने Cl सराउंड कर रहे हैं, दैट इज़ इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। NaCl के केस में सोडियम का होता है बेटा 6, इसको Cl सराउंड कर रहे होते हैं तो उसका 6 होगा, और CsCl के स्ट्रक्चर में 308 होते हैं, 8 होते हैं जो उसको सराउंड कर रहे होते हैं, तो उसका हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि गिव एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल, व्हाट आर द फैक्टर विच वेदर दिस टाइप ऑफ सॉलिड डिसॉल्व, हमने डिस्कस किया है। अच्छा जी, बात याद रखिएगा कोलोन में हमारे पास 2 टाइप्स थी, एक लेयर फॉर्म थे, एक मैक्रो मॉलिक्यूल थे, वो आप देखिएगा उनको गौर से। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजंस। बात समझनी है बेटा, ये वाली मेन चीज़ यही हमारे पास आज की। सोडियम इज़ सॉफ्टर देन कॉपर बट बोथ आर वेरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। कहते हैं सोडियम भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, लेकिन सोडियम बहुत सॉफ्ट होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो इसकी बेटा सिंपल एक रीज़न है कि मैंने बताया था सोडियम कैसी होती है, बिल्कुल ना रबड़ दिया था जैसे आपका, बिल्कुल रबड़ की तरह होती है, बिल्कुल रबड़ की तरह। और जो कॉपर हमने देखी हुई है मेटल काफ़ी हार्ड होती है। पहले बात करते हैं सॉफ्टनेस और हार्डनेस की, फिर बात करते हैं कंडक्शन की। सोडियम बेटा बिलोंग करती है पहले ग्रुप के मेंबर से, उसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, एक उसके आउटर शेल में होता है। तो सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन अपना वो क्या कहते हैं कि डोनेट कर रही होती है या
अपने अंदर से वो एमिट कर रही होती है। लेकिन कॉपर की बात की जाए तो कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कॉपर का एक एटम 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक कॉपर की मेटल प्रिपेयर करता है। लेकिन सोडियम की बात की जाए, सोडियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके एक अपना मेटल क्रिएट करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक सोडियम से आएगा, हमने बात की थी मेटल बॉन्ड क्या होता है, जब सोडियम कोई भी मेटल एटम है उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके दरमियान सफ़ीर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके दरमियान जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज़ कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। अब कॉपर के लिहाज से बात की जाए तो कॉपर की सराउंडिंग में तो इलेक्ट्रॉन का क्लम्प होगा फिर, क्योंकि एक कार्बन एक जो अकेला कॉपर है वो एक अकेला 10 इलेक्ट्रॉन को वहाँ से मिट कर रहा है, तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन का एक क्लम्प होगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा फोर्सेस होंगे, ये इंटरेक्शन होगा, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा कॉपर उतना टाइटली जुड़ा होगा। बात पहले पढ़ रही है, जितना टाइट जुड़ा होगा जितना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होंगे उतनी ही हार्ड होगी कॉपर मेटल। और सोडियम चूँकि एक मिट कर रही है तो उसको सराउंड टेरिटरी में कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर वो कम हार्ड होगी, हमारे पास कम बॉन्ड होंगे तो कम इंटरन्यूक्लियर फोर्स होंगी, तो कम उसकी स्ट्रेंथ होगी और कम उसकी हार्डनेस होगी। क्लियर। इस वजह से सोडियम सॉफ्ट होती है, ये हार्ड होती है। अब बात कीजिए कंडक्शन की, तो कंडक्शन होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर दोनों, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। बिलियंस ऑफ सोडियम होंगे तो बिलियन इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बिलियन होंगे तो इसमें ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोनों कंडक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्रीली काफ़ी मिकदार में होते हैं, तो कंडक्शन आसानी से हो सकती है। क्लियर होगी बात। सेकेंड, डायमंड इज़ अ हार्ड एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। मतलब इंसुलेटर है डायमंड। क्यों? हमने डायमंड बनता कैसे है आपने अभी ही थोड़ी देर पहले बात ये लिखा हुआ। देखो, कार्बन डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ होता है। काफ़ी टाइटली पैकिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, टाइट पैकिंग होती है और एक कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि इसको तोड़ने के लिए भी हाई एनर्जी चाहिए होती है। तो हार्ड क्यों होता है? ड्यू टू टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ड्यू टू बंडल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, ड्यू टू डेफिनेट पोजीशन ऑफ कार्बन एटम हार्ड होता है। अब कंडक्शन क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे पास उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फिर वो कंडक्शन कैसे कर पाएगा? बात समझ में आई है? हमने बात की थी ना डायमंड क्यों हार्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की पैकिंग बहुत मज़े की होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है उसमें। कोवलेंट बॉन्ड टेट्रागोनल वे में इस तरह फैले हुए होते हैं, sp3 थ्री डायमेंशनल वे में वो टेट्रागोनल सा स्ट्रक्चर फैला हुआ होता है जिससे उसको हार्ड शेप देता होता है। थर्ड वन, sodium chloride and cesium chloride have different structures. NaCl और CsCl का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों? अब जो स्ट्रक्चर होता है, अब NaCl भी साल्ट है, आयनिक कंपाउंड है, CaCl भी आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड की, आयनिक सॉलिड की शेप डिपेंड करती थी साइज ऑफ केटाइन के ऊपर। अब दोनों का चूँकि एनाइन सेम है ना, दोनों पे डिपेंड करती है, लेकिन आयनाइन सेम है तो फिर केटाइन पे डिपेंड करती होगी। बेटा सोडियम बहुत ही स्मॉल मेटल है, स्मॉल मेटल है तो इसको देखो सिर्फ 6 क्लोरीन सराउंड कर रहे थे, नवी बात की ना वहाँ पे 6 क्लोरीन इसको सराउंड कर रहे थे। सीजियम सोडियम के मुकाबले में बड़ी होती है, एक ही ग्रुप से तलब से दोनों हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सोडियम सीजियम जो है सोडियम के नीचे आ रही है, तो मतलब टॉप टू बॉटम जब साइज़ बढ़ता है तो सीजियम का साइज़ बड़ा है, साइज़ बड़ा होगा तो उसको फिर ज़्यादा क्लोरीन सराउंड करेंगे। जब ज़्यादा क्लोरीन सराउंड करेंगे तो आप लोग फिर खुद बताओ क्या दोनों की शेप सेम हो सकती है? बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। तो हमने बात पढ़ी है ना कि जब साइज़ की बात की जाए तो आयंस का साइज़ जो है वो डिपेंड करता होता है, सॉरी आयनिक सॉलिड का साइज़ जो है वो डिपेंड करता होता है उसके आयन के साइज़ के ऊपर। अगर आयन का साइज़ सेम है तो उनका जो क्रिस्टल होगा वो भी सेम होगा, शेप सेम होगी। अब देखो ना, जहाँ पे सोडियम छोटा है सीजियम बड़ा है तो दोनों की सराउंडिंग भी डिफरेंट है, देखो ना साइज़ दोनों का वापस डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा जी, आगे आगे आयोडीन dissolve readily in tetrachloromethane CCl4 CCl4 और आयोडीन I2। बेटा आयो CCl4 भी नॉन पोलर है, आयोडीन भी नॉन पोलर है। कैसे? एक सेकेंड, ये देखो CCl Cl Cl Cl, ये डाइपोल मूवमेंट, ये डाइपोल मूवमेंट कैंसिल, ये डाइपोल मूवमेंट, ये डाइपोल मूवमेंट कैंसिल, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो आएगी, ये भी नॉन पोलर हो गया। अब आयोडीन भी हमारे पास नॉन पोलर है, दोनों नॉन पोलर हैं तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला फिनोमेना यहाँ पे लागू होगा, तो दोनों एक दूसरे में आसानी से डिजॉल्व हो जाएंगे। दोनों में कौन सी फोर्सेस होंगी? फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। बात पहले पड़ी है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक वाला केस यहाँ पे।
आयोडीन भी नॉन पोलर, CCl4 भी नॉन पोलर, दोनों आपस में आसानी से डिजॉल्व हो सकते हैं। अच्छा जी, आगे द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड आर फार लेस दैन दैट ऑफ दोज ऑफ लिक्विड। लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होता है। ऐसा क्यों होता है? हम सब जानते हैं कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते। जब मूव नहीं करेंगे तो वेपर नहीं बनेंगे, वेपर नहीं बनेंगे तो उनका प्रेशर भी नहीं होगा। लेकिन लिक्विड की बात कीजिए, लिक्विड में कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल होंगे, चाहे लो टेम्परेचर है, मॉलिक्यूल तो होंगे ना जो हाई एनर्जी तक मूव कर रहे होंगे। रेंडमली कम अज़ कम मूव तो करते हैं ना। अगर मूव करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल इवेपरेट होंगे। जब इवेपरेट होंगे तो वो वहाँ पर वेपर प्रेशर भी डालेंगे। क्लियर होगी बात? सॉलिड में मॉलिक्यूल टाइटली पैक है, वेपर इतने नहीं बनते, कैलो नहीं बनते। जब वेपर नहीं बनेंगे तो वो हमारे पास वेपर प्रेशर भी नहीं डालेंगे। अगर बनेंगे तो लेट्स सपोज बिल्कुल नहीं ना मूव करते अपनी जगह से, जब मूव नहीं करेंगे तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। वेपर प्रेशर नहीं बनेगा तो यही वो बात कर रहे हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं। मूव करेंगे तो वो वेपर्स में भी जाएंगे, वेपर में जाएंगे तो सम प्रेशर उनका होगा। एज कम्पेयर सॉलिड में उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। अच्छा, अमार्फस सॉलिड लाइक ग्लास आर आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ये वाला क्वेश्चन, उनको सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता है। क्यों कहते होते हैं? मैंने अभी बात की थी। अगर ग्लास की बात की जाए, ग्लास के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है बिल्कुल लिक्विड की तरह होती है। जैसे लिक्विड में मॉलिक्यूल रेंडमली अरेंज होते हैं ना, वैसे ही ग्लास में मॉलिक्यूल रेंडमली अरेंज होते हैं। बस ये होता है कि ग्लास में मॉलिक्यूल टाइटली फिक्स होते हैं, बस हरकत नहीं कर पाते। इस वजह से इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है कि मॉलिक्यूल जो है वो सुपर कूल्ड है, हरकत नहीं कर रहे हैं, लिक्विड की तरह अरेंज, लिक्विड की तरह वहाँ पर। ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ ग्लास मॉलिक्यूल दोज आर कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड। ग्लास को सुपर कूल लिक्विड इसलिए कहते होते हैं क्योंकि ग्लास के अंदर मॉलिक्यूल बिल्कुल लिक्विड की तरह इरेगुलर वे में अरेंज होते हैं। सुपर कूल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सीज होते हैं, फ्रीज होते हैं, हिलजुल नहीं होते। ठीक है। अच्छा, क्लीवेज, आगे अगला क्वेश्चन, क्लीवेज ऑफ द क्रिस्टल इज इट्स सेल्फ एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर। तो हमने बात की है ना कि क्लीवेज जो होता है वो उसके अंदर डेफिनेट प्लेन्स होते हैं, हर जगह से टूट सकता था। तो एन एसोट्रॉपिक कहते हैं इस चीज़ को कि जिसमें डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। तो क्लीवेज भी तो एक प्रॉपर्टी है ना टूटने की, तो हर डायरेक्शन से तो क्लीवेज नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते होते हैं कि क्लीवेज के डेफिनेट प्लान होते हैं, हर डायरेक्शन में मौजूद नहीं होते, एक दूसरे के इंक्लाइंड होते हैं प्लान, वो वाला हमने बात की थी। तो क्लीवेज क्लीवेज एन एसोट्रॉपिक हमने ये बात भी की थी, क्योंकि एक डायरेक्शन से अगर क्लीवेज आसान है, दूसरी डायरेक्शन से मे बी वो ना टूट रहा हो, क्योंकि उसके अपने डेफिनेट प्लान होंगे, वो वहीं से टूटेगा बस। अच्छा जी, द क्रिस्टल शोइंग आइसोमॉर्फिज्म मोस्टली हैव द सेम एटॉमिक रेशियो। हमने ये बात भी की थी कि जिन एटम की एटॉमिक रेशियो सेम होती थी वही क्रिस्टल जो थे वो आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते थे। हमने ये बात एक्सप्लेन की हुई वाली। द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज शोन बाय एलिमेंट हैविंग एलोट्रॉपिक फॉर्म एंड बाय कंपाउंड शोइंग पॉलीमॉर्फिज्म। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर होता क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें किसी कंपाउंड, एक कंपाउंड की दो फॉर्म को एग्जिस्ट कर रही हों। तो जाहिर बात है जिनमें पॉलीमॉर्फिज्म होगा, किसी पॉली मतलब किसी एक कंपाउंड की दो फॉर्म होगी तब ही तो वो दोनों किसी टेम्परेचर पर को एग्जिस्ट करेंगी। एलोट्रॉपी भी सेम चीज़ है, दो फॉर्म का एग्जिस्ट करना, एक मॉलिक्यूल का, एक एलिमेंट का, सॉरी। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर सिंपली कहते होते हैं एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर एक ही मॉलिक्यूल की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हों। मतलब अगर उसको जिसने बात की थी आई थिंक सो 13.1 की, इससे बढ़ाओ तो वो ग्रे हो जाती थी, इससे कम करो तो फिर वो वाइट टिन हो जाती थी, क्रिस्टल फॉर्म होती थी। अब ये टेम्परेचर इस पर वाइट टिन भी होती है, इस पर ग्रे टिन भी होती है, इसको हम बोलते थे ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब कोई कंपाउंड पॉलीमार्फिक होगा, उसकी दो फॉर्म होंगी तब ही तो ये होगा टेम्परेचर। अगर किसी मॉलिक्यूल की एक ही फॉर्म है तो उसका फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहाँ से होगा? क्योंकि इसके लिए दो फॉर्म का होना लाजमी है। एलोट्रॉपी भी सेम चीज़ है कि किसी एलिमेंट की दो फॉर्म होंगी तभी उसका यहाँ पे होगा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर उसकी दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है। अच्छा जी, वन ऑफ द यूनिट सेल एंगल ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल इज़ 120। हमने बात की हुई है हेक्सागोनल की, हमारे पास उसके दो एजेस सेम होती हैं, दो एंगल सेम होते हैं, एक लेंथ उसकी लंबी होती है और उस लंबी लेंथ का, नहीं छोटी लेंथ का जो एंगल होता है 120 होता है। हेक्सागोनल हमने डिस्कस किया हुआ था बेटा, ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ था हमारे पास। यहाँ पर जो एंगल था ये 120 का था, अगर आपको याद हो। ये दोनों जी सेम होती हैं, ए और बी सेम थी,
लेकिन जो सी है ये वाली, ये हमारे पास सेम इतनी लंबी थी, लेकिन सी जो एंगल बनाती थी इसको, सी का एंगल ए के साथ अल्फ़ा भी 90 का था, बीटा भी 90 का था, लेकिन जो गैमा था, जो इन दोनों में था, वो हमारे पास 120 के बराबर। मैंने डिस्कस किया ये वाला, आपने बस वो डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर देने बता दें। अच्छा, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हमने ये प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में बात की थी, जब आप मेटल को हीट करते हो तो ऐसा था ना, हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, फ्रीली रोम कर सकते हैं, लेकिन जिनमें पॉजिटिव के टाइम्स होते हैं ऐसा, ठीक है, फ्रीली रोम करते हैं। जब आप इस मेटल को हीट करते थे तो ये कैटाइन मूव करना शुरू कर, कैटाइन को एनर्जी मिलती थी तो वो मूव करना शुरू कर देते थे। जब कैटाइन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में फिर डिफ़िकल्टी फील होगी, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो कंडक्शन कैसे होगी। हमने ये बात भी डिस्कस की हुई है, रिपीट करने की नीड नहीं है इसको भी। अच्छा जी, और समझ में ना बात है कि कंडक्टिविटी ऑफ मेटल क्यों डिक्रीज होती थी, क्योंकि कैटाइन भी मूव करते थे, इलेक्ट्रॉन को हर्डल फील होती थी। अच्छा आगे, इन द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम ऑफ मेटल ओनली 74% स्पेस इज ऑक्यूपाइड। मतलब अगर आप कंप्लीटली जितना मर्जी टाइटली पैक कर दो एटम्स को मेटल के, लेकिन फिर भी वो 74% स्पेस को ही ऑक्यूपाई कर सकते थे। होता बेटा पता है क्या है, अब इसके ऊपर सेकंड ईयर होगी, हमने अभी ऑनलाइन का जो पहला लेक्चर हम डिस्कस किया था। अब हम बात मानते हैं कि एक चीज़ होती है कि मेटल के एटम स्फेरिकल बाल्स होते हैं, स्फेरिकल बाल जब भी जोड़ेंगे तो वो कभी भी टाइटली पैक नहीं हो पाएंगे। जब वो टाइटली पैक नहीं होंगे, स्फेरिकल बाल है ना यहाँ पर, तो उनके दरमियान देखो ये वाली, ये स्पेसिस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। ए टाइप हमने कल की डिस्कस की थी, बी टाइप कल डिस्कस की थी। तो ये क्रीविसीज जो होती है ना, ये टोटल स्ट्रक्चर का आई थिंक सो वहाँ पे 26% ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो बाकी हमारे पास जो स्फेरिकल बाल होंगे वो हमारे पास 74% ऑक्यूपाई करते हैं। मीन्स के बाल को आप जब भी आपस में अरेंज करोगे उनके दरमियान स्पेसिस लाजमी आएंगी। हमने कल बात की थी ना, ए टाइप क्रीविसीज, बी टाइप क्रीविसीज, तो यही वजह होती है कि मेटल के आइटम जितनी मर्जी टाइट पैकिंग कर लो, उनकी जो 26% स्पेस है वो खाली रह ही जाती है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, आयनिक क्रिस्टल डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में जब बात की जाए, आयनिक जो क्रिस्टल होते तो आयन्स हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में वो टाइटली पैक होते, हिल नहीं सकते। कंडक्शन के लिए आयन्स का हिलना लाजमी है, जब आयन हिलेंगे तब ही हमारे पास होगी कंडक्शन। जब आयन नहीं हिलेंगे, आयन मूव नहीं करेंगे तो उनकी कंडक्शन नहीं होगी। तो सॉलिड स्टेट में वो टाइटली फिक्स होते हैं तो मूव नहीं कर पाते, इसलिए कंडक्शन नहीं करते, लेकिन मोल्टन में कर पाते हैं। आगे बात आती है आयनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल। आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं हाईली ब्रिटल होते हैं, हमने बात की थी बोर्ड पे डायग्राम बनाकर स्पेशली। वो बने कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसी बात है ना, ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब आपने ज़रा सा उसको ऐसे धक्का दिया ना, ज़रा सा स्ट्रेस अप्लाई की, स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो ये इसके सामने आ जाएगा, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, मतलब सेम चार्जेस आमने सामने आ जाते हैं। जब सेम चार्ज सामने होंगे तो रिपेल करेंगे तो चीज़ फटाफट लेयरिंग को सेपरेट कर देगी। हम कहते हैं कि वो चीज़ ब्रिटल है, टूट गई। अच्छा आगे हमने ये भी डिस्कस किया था क्लास में। आगे लास्ट 15 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडिंग द नेगेटिव आयन इन द आयनिक क्रिस्टल लैटिस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द टू आयन्स। अभी हमने बात की थी सीजियम और सोडियम की, बिल्कुल ठीक बात है, जितना साइज़ बड़ा होगा कह लो उतने ज़्यादा आयंस को सराउंड करेंगे, जितना स्मॉल साइज़ होगा उतने ही कम आयंस को सराउंड करेंगे वहाँ पे। ठीक है, यही था बेटा हमारे पास कि साइज़ बड़ा होने से उसको जो सराउंडिंग आयंस होते हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, साइज़ कम होने से सराउंडिंग आयंस कम हो जाते हैं। क्लियर, बेस्ट ऑफ लक। कुछ समझ में आए तो बता दीजिएगा, हम इसको फिर डिस्कस करें। अल्लाह हाफ़िज़।